हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानती हैं, हम जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th में जो फिजिक्स का पेपर होता है हमारा, उसमें 5 नंबर के लॉन्ग डेरिवेशन आते हैं, उसको लेकर हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन 8 हमारा कहता है, गाउस की नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम पर मीटर है और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी अटैच है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर सेंटीमीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखेंगे इसके पहले पार्ट को, अनंत लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, ये हमारे पास एक तार है जिस पर हमने एक समान धनावेश वितरित किया हुआ है। हमें इससे r दूरी पर उपस्थित एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इससे गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इसलिए खींचा क्योंकि हम यहाँ पर गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता रहेगी, इसलिए हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस पर खींचा हुआ है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। तो माना किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है उसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और उसे दिखाते हैं हम लैम्डा से। हमें तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, इसको हमने बिंदु P कह दिया। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इससे गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। अतः गॉसियन पृष्ठ के विभिन्न क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हमारे पास एक ये अनंत लंबा तार है, इसके हमने चारों ओर एक एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा हुआ है। तो उसके विभिन्न भाग होंगे, जैसे देखिए ये हमारे पास ये मार्कर है, ये भी क्या है, एक बेलन है। इसमें हमारे पास एक ये वक्र पृष्ठ है, एक हमारे पास ये आधार का वृत्ताकार भाग है, और हमारे पास एक ये शीर्ष का वृत्ताकार भाग है। तो इन तीनों पृष्ठों से अलग अलग विद्युत फ्लक्स पास होंगे, उसको हमें देखना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास 3 पृष्ठ हमें मिले। एक हमारे पास हो गया ये बेलनाकार पृष्ठ, एक आधार का वृत्ताकार पृष्ठ, और एक बार ये शीर्ष का वृत्ताकार पृष्ठ। तो कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास फाई बराबर हो जाएगा, हमने इनको नाम दे दिया φ1 + φ2 + φ3। जो वक्राकार पृष्ठ है उसको मैंने एक नाम दे दिया, जो आधार का वृत्ताकार पृष्ठ है उसको हमने दूसरा मान लिया पृष्ठ, और शीर्ष के वृत्ताकार पृष्ठ को हमने तीसरा पृष्ठ मान लिया। देखिए, और जब हम जानते हैं जब भी कोई ए क्षेत्रफल किसी ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाता है हमारे पास फाई बराबर क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। यह विद्युत फ्लक्स होता है हमारे पास, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे। तो φ1 हो जाएगा हमारे पास क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये पृष्ठ 1 के लिए हो गया। इसी तरीके से दूसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये दूसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इस तीसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा। अब हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है हमारे पास ए बी कॉस थीटा। तो इसी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अदिश गुणन का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस θ1, पृष्ठ 1 के लिए बात कर रहे हैं हम। इसी तरीके से हमारे पास इस पृष्ठ के लिए हो जाएगा ई डी ए कॉस θ2, और इसके लिए हो जाएगा हमारे पास ई डी ए कॉस θ3।
अब हम इस पृष्ठ के लिए θ1, θ2 और θ3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए पहले बात करते हैं हम इस पहले पृष्ठ के लिए, जो हमारे पास ये वक्राकार पृष्ठ है, यानी ये जो हमारे पास एक वक्राकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव इस तरीके से मान लिया, यानी हमारे पास क्या है, एक ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव हमने इस बिंदु P पर इस तरीके से माना हुआ है। पृष्ठ, इसका ये पृष्ठ दर्शा रहा है, ठीक। तो ई, अब देखिए हमें पहले इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ये प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और इससे r दूरी पर ये बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है, तो उस पर हम एक प्लस क्यू नॉट आवेश रख देंगे। तो ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, इस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा। और हम जानते हैं E बराबर होता है हमारे पास F/Q, तो जो बल की दिशा हो जाएगी वही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, तो इसी दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो देखिए, और इस दिशा में आया हमारे पास विद्युत क्षेत्र। अब इस बिंदु P पर हमें क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक वेक्टर खींच दीजिए, वो इस क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस वक्त इस तरीके से हम देख सकते हैं, जो बिंदु P पर होगा वो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र वेक्टर और हमारा क्षेत्रफल वेक्टर जो dA वेक्टर होगा, वो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। हमारा E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी इस बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या है। तो इस तरीके से हमने देखा है, जो पहला पृष्ठ है उसके लिए हमारे पास θ1 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो एक ही दिशा में आए, यानी एक दूसरे के समांतर है, और समांतर वेक्टरों के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है, यानी 0 अंश का होता है। इसी तरीके से हम φ2 पृष्ठ 2 के लिए बात कर लेते हैं। पृष्ठ 2 के लिए थीटा का मान क्या होगा। देखिए पृष्ठ 2 हमने यहाँ पर माना हुआ है, हम मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार भाग पर नीचे की तरफ इस तरीके से एक क्षेत्रफल रहा होगा, एक क्षेत्रफल हमने इस तरीके से मान लिया। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो होगा नीचे की तरफ dA वेक्टर। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है हमें, तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं, यही रूल भी हमारा यहाँ भी फॉलो हो जाएगा। ये आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, एक कुछ दूरी हम x मान लेते हैं, ये x दूरी रही होगी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु को कुछ थोड़ी देर के लिए हम t मान लेते हैं, चलिए। तो ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो हमारे पास जो बल की दिशा होगी वो इधर आएगी, और हम जानते हैं जो बल की दिशा होती है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। तो इस दिशा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो इस दिशा में होगी। और बड़ी आसानी से देख सकते हैं हम यहाँ पर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमारे पास θ2 का मान कितना हो जाएगा, θ2 का मान हो जाएगा हमारे पास 90। इसी तरीके से इस तीसरे पृष्ठ के लिए बात करते हैं, तो तीसरे पृष्ठ पर हम मान लेते हैं यही x दूरी पर एक इस तरीके से एक वृत्ताकार क्षेत्रफल इसके ऊपर माना हुआ है हमने। तो इसके लिए dA वेक्टर हमारे पास ऊपर की तरफ हो जाएगा, dA वेक्टर इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। ये हो गया हमारे पास dA वेक्टर, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बड़ी आसानी से देख सकते हैं, वो भी हमारे पास इसी दिशा में आ जानी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी थीटा का मान आपको 90 मिलेगा, तो θ3 का मान भी यहाँ पे हमारे पास 90 हो गया। इन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज पाथ इंटीग्रेशन E dA cos 0 E dA cos 90 E dA cos 90। और हम जानते हैं cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0, तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाना है, और यहाँ भी cos 90 का मान 0 लगाएंगे तो टर्म हमारा 0 हो जाना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पृष्ठ दूसरे और तीसरे से जो फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा, यानी पृष्ठ जो भी फ्लक्स गुजरेगा वो पृष्ठ 1 से गुजरेगा, पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स 0 होंगे। अब देखिए हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि हमारे पास आवेश एक समान है, तो जो उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी तीव्रता भी एक समान रहेगी। तो इस E को हम बाहर लिख लेंगे,
ये हमारा हो जाएगा ई डी ए, ई हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास डी ए, डी ए का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए। ये हमारे पास इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारे पास आ चुका है। यहाँ से बड़ी आसानी देख सकते हैं, जो ई का मान हमारे पास आ जाएगा, ई का मान हो जाएगा हमारे पास फाई बट्टे ए। इतना इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाएगी, जहां पर ए होता है हमारे पास इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले इसका मान लगाने से पहले हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं गॉस की प्रमेय का। तो गॉस की प्रमेय से क्या होती है, ये होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो भी हमारा गॉसियन पृष्ठ है उसने जो भी आवेश गिरा है उसका हमने क्या लिया है, यहाँ पर सिर्फ परिमाण लिया है, उसका चिन्ह नहीं लिया है। जैसे कि हम जानते हैं, चाहे हम विद्युत बल निकालें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, वहां पर हम आवेशों का परिमाण लेते हैं, उनके चिन्ह को प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इसलिए जो भी हमारे पास गॉसियन पृष्ठ का आवेश होगा उसका सिर्फ हमने यहाँ पर परिमाण माना है, और जो चिन्ह होगा, चिन्ह की मदद से हम सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए जिस किसी बिंदु पर दिशा चाहिए उस बिंदु पर हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट आवेश रखते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली थी, तो इसी तरीके से आप किसी अन्य आवेश के लिए भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हो गया गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें रेखीय, हमें यहाँ दे रखा है आवेश का रेखीय घनत्व, तो हमें इन्होंने दिया है, माफ कीजिए ये थोड़ा कट गया यहाँ पर, ये आवेश का रेखीय घनत्व हमें दिया हुआ है इन्होंने। लैम्डा बराबर होता है हमारे पास क्यू बट्टे एल। ये हमने अनंत लंबा तार था, और लेकिन हमने इस बेलन की लंबाई को एल माना हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास एक मार्कर है, क्या ये अनंत लंबाई का है? नहीं, लेकिन है। देखिए इसे धीरे धीरे अपनी आंख के पास इस तरीके से लाइए, और इसके ऊपरी हिस्से को और इसके निचले हिस्से को देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको इसका ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दिखेगा? नहीं दिखाई देगा, बहुत पास आने के पास आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरीके से क्या हो गया, ये हमारे लिए एक अनंत लंबाई का हो गया। यानी इससे ये मतलब हुआ, जो हमारी आर दूरी है वो इस तार की लंबाई की तुलना में बहुत ही कम दूरी है। मान लीजिए तार हमारा है समथिंग 10 सेंटीमीटर का, और ये जो आर दूरी है वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर, इस तरीके से, यानी बहुत ही तार की लंबाई की तुलना में बहुत ही छोटी दूरी है। तो इसलिए ये इस बिंदु के लिए ये तार एक अनंत लंबे तार की तरह बिहेव करेगा, एक अनंत लंबे तार की तरह बर्ताव करेगा। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। यहाँ से आप 1 मान लीजिए, नीचे कैंची गुणा कीजिए, तो क्यू का मान आपको मिल जाएगा लैम्डा इंटू एल। क्यू का ये मान यहाँ पर रख दीजिए, तो फाई का मान आपको मिल जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई का ये मान आप समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए, आपको ई का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से जी रख दीजिए, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास फाई की जगह लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट बट्टे ए, यानी ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, जहां पर ए है हमारे पास इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ। यानी जो हमारे पास फ्लक्स पास हुआ था वो सिर्फ पृष्ठ 1 से हुआ था, और पृष्ठ 1 क्या है इसका? वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारे पास? मान लीजिए कि ये बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई r h। तो इसी का इस्तेमाल आपको यहाँ कीजिए। हमने यहाँ पर आधार की त्रिज्या भी r मानी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई जो है हमने h की जगह l मानी हुई है। यानी जो इसका वक्र पृष्ठ हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r l। ये हमारे पास इसका a का मान आ जाएगा, इस मान को यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r l। ये l से l हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया,
तो ई का जो मान आया वो हो गया हमारे पास लैम्डा, इस 2 पाई को आगे लिख लेते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ गया। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया, देखिए ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा में हो जाएगा, 2 लैम्डा, और ये आर हमारा यहाँ पर मिल गया। ऐसा हमने इसलिए किया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि हमारे पास ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा और इसका मान हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9। इसका मान हम बड़ी आसानी से जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया होता है। तो इस तरीके से हमने इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण देख लिया, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। अब इसका सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा आर इंटू आर कैप। यानी जो आर कैप होगी वो हमारे इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। जैसे हमने देखा था, ये प्लस आवेश की वजह से इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी आर दूरी पर जो था वो इस दिशा में आई थी, यानी इस अनंत लंबे तार के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो आर कैप जो होगा वो होगा इस तार के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। ये इसका सदिश रूप आया हमारे पास वोल्ट पर मीटर। अब कभी कभी इसके जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उसको हमें ग्राफ खींचने के लिए कह देता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है और जो आपको बिंदु की तीव्रता, जो बिंदु की दूरी दे रखी है उस तार से, उसका जो ग्राफी निरूपण होता है वो किस तरीके का होता है। देखिए, जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो आई हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। रफली ये वाली हमारे पास वैल्यू आई है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, देखिए लैम्डा 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यूज हमारे पास नियत है, यानी जो तार पर आवेश का रेखीय घनत्व है वो नियत है, 2 नियत है, पाई नियत है, एप्सिलॉन नॉट का मान नियत है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास विद्युत के अनुपाती हो गई आर के। इस दूरी को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, तो उसकी बदलने से जो वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो भी हमारा बदलेगा। तो ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से आता है। इस पर हमने वैद्युत क्षेत्र को दूरी को दर्शाया हुआ है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास इनके मध्य ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लिया है। इसी तरीके से इसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको अभी भी हम सेकंड पार्ट में भी देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा था उसका सॉल्यूशन। पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 इंटू 10 की पावर -8 कूलम पर सेंटीमीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास एक अनंत लंबे तार का ही सवाल उन्होंने इस तरीके से अटैच करके दे दिया। तो देखिए क्या दिया है इन्होंने हमें दे रखा है रैखिक आवेश घनत्व। कितना दे रखा है आपको, 10.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलम पर सेंटीमीटर, यानी ये इन्होंने हमें लैम्डा का मान दे रखा है 10.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलम बट्टे सेंटीमीटर। देखिए हम जानते हैं जो भी हमें मात्रक दे रखे होते हैं वो एमकेएस पद्धति में होने चाहिए, यानी दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। इस तरीके से हमारे पास एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट जिसको हम कहते हैं उसमें होने चाहिए हमारे पास। तो देखिए इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/100। 100 इसके नीचे आ जाएगा, 1/100
मीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 10.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। 1 सेंटीमीटर की जगह आप क्या रख देंगे, 1/100 मीटर। देखिए इसके नीचे आप 1 मानेंगे, ये नीचे जाएगा और ये आपका 100 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.0 इंटू 10⁻⁸ और ये 100 ऊपर हमारे पास गुणा में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कूलाम पर मीटर। देखिए 100 से इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100, ये हमारे पास हो जाएगा 1000। ये हमारे पास 1000 हो गया और ये हमारे पास हो गया ये 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर, या इस तरीके से सिंपल आप लिख सकते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक हमने देखा था वो आया था अभी हमारे पास 1/4πε0 2 λ/r न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हो गए। देखिए 1/4πε0 इसका मान होता है हमारे पास 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 2 हमारे पास मैथमेटिकल कांस्टेंट, लैम्डा की वैल्यू देखिए हमारे पास ये रही 1000 इंटू 10⁻⁸ जो दूरी दे रखी है हमें, वो दूरी दी है उन्होंने तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आर का मान दे दिया हमें 2 सेंटीमीटर। इसको भी आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर होता है हमारे पास 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/100। देखिए ये 100 इसके नीचे पूरी संख्या के नीचे आप 1 मान लेंगे, ये नीचे आएगा और ये हमारा ऊपर जाएगा, यानी 100 हमारा ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁹, यहाँ से हमारे पास ये 2 इसके साथ गुणा में है। उसके बाद हमारे पास ये देखिए हजार को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। ये हमारे पास 10⁻⁻8 हो गया और नीचे हो जाएगा हमारे पास ये 2 इस तरीके से, और ये हमारा जो 100 है वो 100 अब ऊपर जाएगा। तो 100 देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ बचा हमारे पास ये 9 10⁻⁹ और ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ 10⁻⁻8 और देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², 2 जीरो है इसके साथ तो हमने 10⁻² लिख दिया। यहाँ 3 जीरो थे तो हमने 10⁻³ लिख दिया था। और हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻, देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 में से 8 गए तो हमारे पास 8 माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट पर मीटर। तो इतना हमारे पास इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आ जाएगा, इसे लिख देंगे हम E बराबर 9 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन 8 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, इसमें आपको क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।